जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में जैश के 2 सुअर हॉरिफाइड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला इंडियन नेवी के लिए रडार सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट। प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम के तहत इंडियन नेवी ऑपरेट करेगी जर्मन डिजाइन वाली सबमरीन्स। इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज अलग अलग एक्सरसाइज में इंगेज। यूएस में भारत के अपोजिशन लीडर के स्टेटमेंट को खालिस्तानी आतंकी ने दिखाया अपना समर्थन। और डिफेंस सेक्रेटरी ने फिलीपींस को भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए किया इन्वाइट। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां उधमपुर में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 2 सुअरों को सफलतापूर्वक हॉरिफाइड कर दिया गया है। और ये जो ऑपरेशन है ये अभी भी जारी है। और जिन 2 सुअरों को अभी तक हॉरिफाइड किया गया है तो वे दोनों ही सुअरों के संगठन जैश-ए-मोहम्मद से थे। और इस ऑपरेशन को आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर लॉन्च किया था, जो कि उधमपुर में कठुआ बसंतगढ़ बॉर्डर पर किया गया। और जबकि आतंकियों से याद आया, आज सुबह 2:35 पर पाकिस्तानी ट्रूप्स ने अखनूर वाले क्षेत्र में सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन करके अनप्रोवोक फायरिंग करी थी। और इस अनप्रोवोक फायरिंग का बीएसएफ ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। लेकिन पाकिस्तानी ट्रूप्स द्वारा की गई फायरिंग में बीएसएफ के एक जवान के घायल होने की भी रिपोर्ट है। बाकी बीएसएफ ट्रूप्स पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। और बाकी आज सुबह सुबह पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन करना और फिर आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ होना, तो ये केवल एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। बाकी जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन के बारे में क्विक अपडेट्स पाने के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कोची शिपयार्ड लिमिटेड से 850 करोड़ रुपीस की कीमत का ऑर्डर प्राप्त किया है। और जिसके तहत बीईएल कोची शिपयार्ड लिमिटेड को स्वदेशी तौर पर बनाए गए मल्टी फंक्शन रडार इन एक्स बैंड सप्लाई करेगी। ये जो रडार हैं ये डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तौर पर डिजाइन की गई हैं और बीईएल द्वारा मैन्युफैक्चर की गई हैं। और ये जो रडार है ये एयरबॉर्न टारगेट्स को डिटेक्ट, एक्वायर और ट्रैक करके नेवी शिप्स को एयरबॉर्न थ्रेट से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम है। बाकी इन रडार वाले ऑर्डर्स के अलावा बीईएल को एक और ऑर्डर प्राप्त हुआ है जिसकी वैल्यू है 305 करोड़ रुपीस, जिसमें शिप्स के लिए नेविगेशनल कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, थर्मल इमेजेस, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, फायर कंट्रोल सिस्टम्स, गन कंट्रोल सिस्टम्स, स्पेयर्स, सर्विसेज ये सभी शामिल हैं। और इन दोनों ऑर्डर्स के साथ इस फाइनेंशियल ईयर में बीईएल अभी तक टोटल 7075 करोड़ रुपीस तक के ऑर्डर्स प्राप्त कर चुकी है। इसके अलावा एक अपडेट है इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I से जुड़ा हुआ, जो कि जारी किया गया है द प्रिंट की तरफ से, कि इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए इंडियन नेवी इसके फाइनल स्टेज में है। और इस प्रोग्राम को लेकर इस महीने तक जो नेवी हेडक्वार्टर है वो अपने रिकमेंडेशंस भारतीय रक्षा मंत्रालय को भेज देगा। और मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को मेंशन किया गया है कि इंडियन नेवी ने इस प्रोग्राम के लिए जर्मनी की थाइसेनक्राफ्ट मरीन सिस्टम और उसके इंडियन पार्टनर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की जॉइंट बिड को रिकमेंड किया है। और रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद फिर इंडियन नेवी कॉस्ट निगोशिएशन कमेटी बनाएगी और उम्मीद है कि इस वर्ष ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये औपचारिक रूप से साइन हो जाएगा। और इस प्रोग्राम के तहत जो सबमरीन्स बनेंगी तो उनका डिजाइन इंडियन नेवी द्वारा पहले से ऑपरेट किए जाने वाली सबमरीन से थोड़ा अलग होगा। और जिसमें नई सबमरीन्स कुछ एडवांस स्टेल्थ फीचर्स के साथ आएंगी। और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 7 वर्षों के अंदर इस P75I प्रोग्राम की पहली सबमरीन डिलीवर की जाएगी। P75I प्रोग्राम की जो पहली सबमरीन होगी उसमें 45% तक का स्वदेशी कंटेंट होगा, जो कि चौथी सबमरीन तक आते आते 60% तक बढ़ेगा। और पहली सबमरीन डिलीवर होने के बाद फिर हर साल एक सबमरीन डिलीवर की जाएगी। और बाकी अगर आपको इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट के बारे में डिटेल में जानना है, यानी कि इनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो उस पर एक डिटेल्ड वीडियो डिफेंस कॉर्ड की सुपर ऐप पर उपलब्ध है। आप उसके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा बता दें कि 2024 के अंत तक इन सबमरीन वाले डील्स के अलावा इंडियन नेवी 3 और महत्वपूर्ण डील्स को फाइनल करेगी, जिसमें से एक है 31 MQ-9B प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स वाली डील, दूसरा है 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स वाली डील और तीसरा है 26 राफाल M फाइटर्स वाली डील। 13 से 27 सितंबर तक ओमान में भारत और ओमान की आर्मीज अल नजह जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के 5वें एडिशन को आयोजित करेगी। और इस दौरान दोनों देशों की आर्मीज अपनी जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मजबूत करेंगी और यूएन चार्टर के अंडर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेगी। और इस वर्ष की जो एक्सरसाइज है वो डेजर्ट एनवायरनमेंट ऑपरेशंस पर बेस्ड होने वाली है। बाकी एक तरफ जहां इंडियन आर्मी ओमान की आर्मी के साथ इस मिलिट्री एक्सरसाइज में एंगेज हो रही है, वहीं 11 से 22 सितंबर तक इंडियन एयरफोर्स भी ओमान में एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज में एंगेज हुई है। और जिसमें भारतीय वायुसेना के MiG-29 जैगवार और C-17 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज का 7वां एडिशन है। और इस एडिशन में भारत और ओमान की एयरफोर्स अपने बीच के इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ
कई अलग अलग तरह के ज्वाइंट ट्रेनिंग मिशंस में भी शामिल होंगे और इसमें टैक्टिकल और ऑपरेशनल स्किल्स को इम्प्रूव किया जाएगा। बाकी इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स एरियल मैन्यूवरिंग, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस, तो इस तरह की एक्सरसाइज भी शामिल रहेंगी। और वैसे आपको बताना चाहेंगे कि इस रीजन में ओमान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एनुअल बेसिस पर बायलैटरल एक्सरसाइज आयोजित करती है। और वहीं भारत की आर्मी और एयरफोर्स के अलावा भारत की जो नेवी है तो वो भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में 7 से 20 सितंबर तक काकाडू मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का 16वां एडिशन आयोजित किया गया है, जिसमें 30 से भी अधिक देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज स्पेस प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए अब भारत और अमेरिका लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए स्पेस डोमेन अवेयरनेस टेक्नोलॉजीज को विकसित करने के लिए कोलैबोरेट करेंगे। और ये जो कोलैबोरेशन है ये भारत और अमेरिका के इंडोसैक्स इनिशिएटिव के तहत किया जाएगा, जिसमें भारत और अमेरिका के स्टार्टअप्स संयुक्त रूप से डिफेंस इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए इन सिस्टम्स को विकसित करेंगे। बाकी इस इनिशिएटिव में किस तरह की स्पेस डोमेन अवेयरनेस टेक्नोलॉजीज विकसित की जाएंगी तो उसके बारे में जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो वो कुछ समय के बाद ही सामने आ पाएगी। बाकी अमेरिका से याद आया, भारत के ओपोजिशन पार्टी के एक लीडर जिनका नाम है श्री राहुल गांधी, तो वो आजकल यूएस के ऑफिशियल विजिट पर हैं। तो अपनी इसी विजिट के दौरान उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में आयोजित किए गए एक इवेंट में एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो काफी चर्चा का विषय बन चुकी है। अब इससे पहले कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके हमको ये कहें कि ये तो डिफेंस चैनल है, इस पर पॉलिटिक्स की बातें क्यों हो रही हैं, तो हम आपको बता दें कि इस न्यूज़ को हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि अब ये स्टेटमेंट केवल पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी बनते जा रहा है। और उसका कारण है इस स्टेटमेंट में खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन आना। और अगर खालिस्तानी आतंकी इस स्टेटमेंट को समर्थन कर रहे हैं तो ये बहुत सीधी सी बात है कि ये भारत के राष्ट्र सुरक्षा के हित में तो नहीं है। अब आप ये सुनिए कि श्री राहुल गांधी जी ने क्या कहा। तो उन्होंने ये कहा कि भारत में लड़ाई इस बात पर है कि क्या एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने की इजाज़त होगी। और वो एक तरह से ये कहना चाह रहे थे कि भारत में जो सिख समाज है तो उसे उनके पंथ के अनुरूप व्यवहार करने से रोका जा रहा है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ है भी नहीं। और बस फिर क्या था, इसी स्टेटमेंट पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का समर्थन हमें देखने को मिला। और पन्नू ने अपने स्टेटमेंट में ये लिखा कि भारत में जो सिख समाज है उनके अस्तित्व के खतरे पर राहुल गांधी का बयान न केवल साहसिक और अग्रणी है बल्कि 1947 के बाद से भारत में लगातार शासन के तहत सिखों को जो कुछ झेलना पड़ रहा है उसके तथ्यात्मक इतिहास पर भी मजबूती से आधारित है। और ये पंजाब की आज़ादी के औचित्य पर SFJ के रुख की भी पुष्टि करता है और सिखों की मातृभूमि खालिस्तान की स्थापना के लिए जनमत संग्रह को भी सपोर्ट करता है। यानी कि आसान शब्दों में कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये खालिस्तानी आतंकी पन्नू है तो वो राहुल गांधी की स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से दिखा रहा है कि भारत में खालिस्तान बनाने वाला जो खालिस्तानी आतंकी की योजना है, जो उनका उद्देश्य है, तो राहुल गांधी की स्टेटमेंट के मुताबिक वो उद्देश्य बिल्कुल सही है। बाकी इस स्टेटमेंट पर भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की भी प्रतिक्रिया आई है, जिस पर उन्होंने राहुल गांधी की स्टेटमेंट को भ्रामक, निराधार और तथ्यहीन बताया है और ये भी कहा है कि बेहद ही शर्मनाक और भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में सिख समाज की जो बड़ी भूमिका रही है उसको पूरा देश मानता है और उनका सम्मान करता है। उनके बारे में इस तरह की मनगढ़ंत बातें करना विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता है। बाकी हम यही कहेंगे कि ऐसा ही होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश में जाके अपने देश के आंतरिक मामलों को डिस्कस करता है और फिर उससे जो देश विरोधी ताकतें होती हैं तो वो उसी को उस देश के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। और बाकी पन्नू ने अपने स्टेटमेंट में जो ये लिखा है कि 1947 के बाद से भारत में लगातार शासन के तहत सिखों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, तो पन्नू को पता होना चाहिए कि 1947 के बाद से इंडियन आर्मी के 2 प्रमुख सिख ही थे, जिनमें एक थे जनरल JJ सिंह और दूसरे थे जनरल बिक्रम सिंह। इतना ही नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र 5 स्टार रैंक ऑफिसर मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह सर भी एक सिख ही थे। और अगर और सुनना है तो और सुनिए, 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी एक सिख ही थे। इंडियन आर्मी की सबसे हाईली डेकोरेटेड रेजिमेंट में से एक है सिख रेजिमेंट। इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखों, तो वे भी एक सिख ही थे। और भी इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि हम बताने लगे तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी अगर अभी भी किसी को पूरा मामला केवल एक पॉलिटिक्स का ही लग रहा है तो हम उन्हें कहेंगे कि आपको थोड़ा सा और गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। ये बात केवल पॉलिटिक्स की नहीं है बल्कि उससे कहीं ऊपर है और ये पूरी बात है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की, भारत की अखंडता की। भारत और फिलीपींस की 5वीं जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी की मीटिंग में भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने फिलीपींस को भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के साथ इक्विपमेंट के को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन में पार्टनर बनने के लिए इनवाइट किया है। और फिलीपींस ने भी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री इंडिजनाइजेशन के प्रूवन टेम्पलेट और उसकी फंक्शनिंग की सराहना की है और उसे स्वीकार किया है।
और दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने वाले उद्देश्य के लिए वे एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कमिटेड हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जोधपुर में आयोजित तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के फेज 2 की साइडलाइन कल 12 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन आईडेक्स 24 को होस्ट करेगी, जिसका इनॉग्रेशन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जाएगा। और जो डिफेंस एविएशन एक्सपो है ये 12 से 14 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कई सारी डिफेंस इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी और वे अपने कई अलग अलग रेंज के डिफेंस प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को दिखाएंगी। और भारत की इंडस्ट्रीज के लिए मौका है अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाने का। और इस दौरान कुछ नीच टेक्नोलॉजीज जैसे कि अनमैन्ड एरियल थ्रेट को काउंटर करने के लिए आरएफ गन, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, लॉइटरिंग एम्यूनिशन, एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट, ट्रेनिंग के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी स्मार्ट ग्लासेस टैक, एक्सपेंडेबल एक्टिव डिकॉयज, रियल टाइम एयर क्रू हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, फोल्डेबल फील्ड मैट्स और ऐसी अन्य टेक्नोलॉजीज इस दौरान डेमोन्स्ट्रेट की जाएंगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1965 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मिसालदार करतार सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1967 में नाथुला क्लैश में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर हरभजन सिंह, कैप्टन पीएस डागर, हवलदार लक्ष्मी चंद, नायब सूबेदार राघव प्रसाद पांडे तो हमारे इन वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और इस नाथुला क्लैश को डेडिकेटेड एक स्पेशल वीडियो आज हमने डिफेंस ज्ञान सीरीज में अपलोड करी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि जो नाथुला क्लैश है ये किस जगह पर हुआ था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।